नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बाल विकास के विषय में बहुत सारी बातें समझाई थी, जैसे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, और मैंने आपको बताया था कि इसका शेष हिस्सा आपको अगले वीडियो में समझने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके विषय में बताया जाएगा। आप जब अपने सिलेबस को सही से समझते हैं तो उसमें बाल विकास के हिस्से में बिल्कुल ये अंतिम बिंदु है जिसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में लिखा गया है। अब आप ये समझिए कि ये चीज़ें अगर आप इसी सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे तो फिर इस पे आधारित प्रश्नों का जवाब ईजिली आप एग्जामिनेशन हॉल में दे पाएंगे। और यदि आप इसको छोड़ के सिर्फ वन लाइनर फैक्ट या इन सारी चीज़ों को लेके आप तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जो कठिनाइयाँ आपके सामने आएंगी वो आपको परीक्षा के परिणाम पे उसका प्रभाव सीधा पड़ता है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक वैज्ञानिकों ने बताए हैं। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। सबसे पहले आप आते हैं वंशानुक्रम पे। वंशानुक्रम होता क्या है पहले ये समझिए। वंश का अनुक्रम, दो शब्दों से मिलकर ये बना है वंश का अनुक्रम, यानी वो चीज़ें जो आपकी पुरानी पिछली पीढ़ी से आपके अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, इसे वंशानुक्रम कहा जाता है। जिसमें आपके अंदर बहुत सारे स्वभावगत लक्षण, शारीरिक विकास से संबंधित लक्षण और आपके बुद्धि विकास से संबंधित लक्षण, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वंशानुक्रम के अंतर्गत आपको प्रभावित करती हैं। यानी बालक अपनी पिछली पीढ़ी से अनिवार्य रूप से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के विकास पे किस किस तरीके से पड़ता है। सबसे पहले आपने ये समझा कि वंशानुक्रम होता क्या है, अब इसके प्रभाव को समझना जरूरी है। सबसे पहले स्वभाव पर प्रभाव। अब आप ये देखिए कि शिक्षा वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए, जैसे वॉशबर्न ने एक प्रयोग किया 50 बालकों पे। उन 50 बालकों पे प्रयोग के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अच्छे स्वभाव के अभिभावकों की संतान सामान्यतः अच्छे स्वभाव की होती है। सामान्यतः शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। एक्सेप्शन मीन्स वो लोग जिनको काउंट नहीं किया जाता लेकिन वो होते तो है ही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर माता पिता अच्छे स्वभाव के हैं और उनका समाज में अपना एक स्थान है, उनका अपना एक व्यवहार है, तो वो निश्चित रूप से अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आप देखिए दूसरा प्रभाव वंशानुक्रम का, व्यक्तित्व का प्रभाव। बालक का व्यक्तित्व का निर्माण जो है पर्यावरण पर आधारित तो है, लेकिन सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है तो कुछ चीज़ें वो हेरिडेटरी माता के गर्भ से लेके पैदा होता है ना। और ये चीज़ें उसके स्वभाव पर तो प्रभाव डालती ही हैं, साथ पे उसका जो व्यक्तित्व है यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उस पर पूरी तरीके से प्रभाव डालती हैं। अब पर्सनैलिटी को आपको अलग से समझने के लिए इसके बारे में डीप स्टडी करनी होगी, जो आपके सिलेबस में अभी फ़िलहाल नहीं है। और तीसरा प्रभाव है बौद्धिक प्रतिभा का प्रभाव, यानी बौद्धिक प्रतिभा पर वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे बुद्धिमान माता पिता की संतान सामान्यतः बुद्धिमान होती है। अब आप ये समझिए ये किस तरीके से होता है। देखिए, बालक का जो विकास होता है उसके अपने जीन्स पर डिपेंड करता है। जीन्स का ट्रांसफ़र अपने माता पिता से बालक में डीएनए के माध्यम से होता है, और ये एक सीधी चेन होती है जो डायरेक्टली माता पिता को हर तरीके से अपनी संतान से जुड़ा हुआ दिखाती है। तो यहाँ पे बौद्धिक प्रतिभा जो है बालक की, इस पर डिपेंड करती है कि माता पिता किस तरीके से बुद्धिमान हैं या सामान्य बुद्धि के हैं या मंद बुद्धि के हैं। ये चीज़ें डायरेक्टली प्रभाव डालती हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव इस तरह का होता है। फिर आप देखिए शारीरिक विशेषताओं का प्रभाव। शारीरिक विशेषताएं मीन्स लंबाई, आकार, मोटाई, ये सारी चीज़ें, शरीर का मोटा होना, ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है वंशानुक्रम पे। वातावरण और खान पान ये चीज़ें प्रभावित तो करती हैं, लेकिन बेसिकली यदि वंशानुक्रम में बहुत लंबी हाइट
नहीं है तो आप किसी भी तरीके के खान पान से नॉर्मली उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। ये अलग चीज़ है कि आप कुछ दवाइयों का उपयोग करके इसको प्रभावित करें, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आप देखिए कि शारीरिक विशेषताओं पर जो है वंशानुक्रम का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब आप देखिए चरित्र पर प्रभाव। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान सामान्यतः चरित्रहीन ही होती है और चरित्रवान माता पिता की संतान चरित्रवान होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि चरित्र पर वंशानुक्रम का सीधा प्रभाव है। फिर एक और अंतिम प्रभाव आप इसमें पाते हैं कि व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, यानी बालक की जो व्यावसायिक योग्यता है, मीन्स अगर माता पिता व्यवसाय में है तो सामान्यतः बालक का रुझान जो होता है वो व्यवसाय की ओर हो ज़्यादा होता है। यदि वो सरकारी सेवा में है तो बालक सामान्यतः सरकारी सेवा में जाने के लिए खुद भी प्रयास करता है। तो ये सारी चीज़ें उसके जीन्स में, उसके वंशानुक्रम में उसमें आती हैं। अब आप देखिए ये हुआ वंशानुक्रम का प्रभाव। अब आप दूसरे नंबर पे आते हैं वातावरण। वातावरण किसको कहते हैं पहले ये समझिए। देखिए हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें सक्रिय हैं वो वातावरण के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आपकी मिट्टी, पानी, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक माहौल और आप हवा, धूप, गर्मी, ठंडक, बरसात, ये सारी चीज़ें आपके वातावरण के अंतर्गत आती हैं। लेकिन साथ साथ उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की जाती हैं, जैसे आपके वातावरण में आपका परिवार भी आता है, आपका समाज भी आता है, आपका विद्यालय भी आता है और आपके आसपास ये संचार के माध्यम जो सक्रिय होते हैं ये भी आते हैं। तो सबसे पहले पारिवारिक वातावरण को समझिए, यानी बालक के विकास को परिवार किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो किन के बीच होता है, अपने माता पिता के बीच। तो माता पिता के बीच होते हुए उनका जो प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षक, ये माता पिता को माना गया है। और इसमें आप देखेंगे कि परिवार में जिस तरह का माहौल होता है, यानी माता पिता के बीच जैसा सामंजस्य है, जैसी समझ है, जैसा प्रेम भाव है, जैसा अवसाद है, जैसा खिंचाव है, ये सारी चीज़ों को प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब आप ये देखिए यदि माता पिता का आपस में संबंध अच्छा है तो बालक निश्चित रूप से इससे प्रभावित होता है। यदि माता पिता का आपस में संबंध अच्छा नहीं है तो बालक के ऊपर इसका भी सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी बालक के स्वभावगत जो परिवर्तन है, जैसे यदि संबंध अच्छे हैं, परिवार में खुशी है और इन चीज़ों का बालक पे इस तरीके का प्रभाव पड़ता है कि जब बालक बड़ा होता है वो अपने लक्ष्य प्रदर्शित करता है तो आप उसमें ये देखेंगे कि बालक स्वयं भी खुश रहने का प्रयास करता है, खेलता रहता है, अपने आप में जो है चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास करता है। यानी उसके व्यक्तित्व में एक जो है सकारात्मक परिवर्तन आप देखने को पाते हैं। तो ये उसका वातावरण हुआ, परिवार हुआ। अब परिवार के अन्य सदस्यों का जो की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है, जैसे दो माता पिता, दो लोग हुए, फिर उनमें एक छोटा बालक हुआ। यदि बड़ा परिवार है, दादा दादी या चाचा चाची और इस तरह से बड़ा परिवार है तो इसका प्रभाव पड़ता है। लोग आपस में किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ सम्मान भाव रखते हैं। यानी बालक जो है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि बालक के जो सीखने की प्रक्रिया है वो अनुकरण पर आधारित है। अनुकरण मीन्स होता है कि चीज़ों की नकल करना, यानी नकल करके बच्चे सीखते हैं। जैसे आप अच्छे से अपने माता पिता से बात करते हैं तो आपकी संतान अनिवार्य रूप से इन चीज़ों को सीखती है। यदि आपका दुर्व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ है तो ये दुर्व्यवहार भी बच्चा सीखता है। तो ये बालक के विकास के डायरेक्टली जो है बालक के विकास को प्रभावित करती है। अब आप देखिए कि बालक का किस तरह का विकास प्रभावित होता है परिवार के द्वारा। जैसे जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की चीज़ें परिवार में, जिस तरह का वंशानुगत गुण, ये सारी चीज़ें, व्यावसायिक जो कार्य हैं उनके, या फिर सरकारी सेवा में है, इन सारी चीज़ों का सीधा प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। बालक का विकास मीन्स जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु। तो इस दौरान आप देखते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है, जो कुछ भी करना होता है, वो
कर लेता है और बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है इस पे कि परिवार में जो बड़े सदस्य हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो परिवार का इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ आप देखिए सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में आप देखेंगे कि सबसे पहले आप ये समझिए कि समाज क्या होता है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारा समाज है। समाज में लोग, सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें संचालित होती हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो बालक का समाज क्या है? बालक का समाज उसके माता पिता हैं। जैसे बालक के जन्म के बाद सबसे पहले उसका जो इंटरेक्शन होता है वो अपने माता पिता के साथ होता है। अब माता पिता के साथ इंटरेक्शन के दौरान वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखता जाता है। अब आप देखिए ये चीज़ें वो सीखता है और साथ में गेन भी करता है, मीन्स अपने दिमाग में, अपने अंतर्मन में इन चीज़ों को बैठाता जाता है। और जब उसे सक्रियता का अवसर मिलता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और सक्रिय होता है, तो इन्हीं चीज़ों को वो बाहर निकालता है, मीन्स प्रदर्शित करता है। अब आप इसके बाद देखिए ये सामाजिक व्यवस्था उसकी, पहले ये अपने माता पिता इसके साथ थी, उसके बाद वो धीरे धीरे इससे वो बाहर आने का प्रयास करता है। वो बाहर आएगा मीन्स परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, यानी संख्या 2 से 8-10 हो सकती है। फिर वो धीरे धीरे इससे भी बाहर आता है। कहाँ जाएगा? समाज में जाएगा। समाज मीन्स आस पड़ोस या उसकी जो कॉलोनी है, उसकी जो बस्ती है, उससे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, उसके नाते रिश्तेदार हैं, तो इन सारे लोगों के संपर्क में धीरे धीरे वो आता है। अब आप ये समझ लीजिए कि बालक का व्यक्तित्व बिल्कुल चुंबक के समान है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अपने से चिपका लेना, ग्रहण कर लेना, ये उसका स्वभाव होता है। तो इस स्वभाव के चलते हुए सामाजिक व्यवस्था से बालक इस तरीके से प्रभावित होता है कि समाज जिस तरीके का होता है बालक का विकास भी उसी तरीके से आगे बढ़ता है। यानी एक उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए कि जैसे आप किसी ऐसी बस्ती में रह रहे हों जिसमें शराब पीने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, यानी शाम होते ही वहाँ पे शोरगुल, लड़ाई झगड़ा, शराब पी के नशे में यहाँ वहाँ पड़े रहना, ये सारी चीज़ें सामान्य बातें हों। अब आप देखिए एक बालक उस समाज में जब विचरण करता है तो वो उन सारी चीज़ों को देखता है जो वहाँ पे हो रही होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसके मन में जिज्ञासा जागती है, अगर वो छोटा है, कि ऐसा क्यों है। फिर जब वो उन कारणों का पता लगा लेता है कि ऐसा क्यों है, तो फिर उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को अच्छा माने या बुरा माने। यदि उसको वो अच्छा मानता है, आनंद का माध्यम मानता है, तो वो अपने अंदर भी इन चीज़ों को समाहित करना शुरू करता है। शराब के उदाहरण के अलावा जैसे समाज में अच्छे से लोग एक दूसरे के साथ बोलते हों या एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते हों, गाली गलौज नहीं करते हों, यदि बोलने का तरीका गाली गलौज वाला है तो वहाँ पे बच्चे आप देखिए बहुत छोटे छोटे शब्दों को अपने परिवार में भी बोलना शुरू करते हैं, जो वो बाहर से लेके आते हैं, उसको ले आके परिवार में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अप्लाई करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि ये शब्द हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, हमारी वाणी को अशुद्ध करते हैं और सम्मान भाव को समाप्त करते हैं। उनको ये चीज़ पता नहीं होती, तो वो अपने माँ बाप से भी इस तरीके से बात करते हैं। धीरे धीरे जब उनका मानस विकसित होता है तो फिर वो इन चीज़ों का अगर दुष्प्रभाव समझते हैं तो निश्चित रूप से उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। और लेकिन अगर इस तरह का मानस उनका विकसित नहीं हुआ, उनको ये लगा कि ये चीज़ें हमारे लिए हानिकारक नहीं हैं, तो फिर वो इसको अपने साथ जोड़े रखते हैं। समाज में इसका कई उदाहरण अपने आसपास आप कभी भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ बालक के विकास को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब तीसरा जो कारक है वो है विद्यालय। तो देखिए बालक सबसे पहले अपने परिवार में जन्म लिया, उसके बाद यहाँ से निकला, उसका दायरा बढ़ा, वो समाज में आया। उसके बाद फिर जो है आप देखिए कि यहाँ से समाज के अंदर ही ये विद्यालयी संस्था है जिसमें उसके अध्यापक, उसके साथ के छात्र छात्राएं, ये सारे उससे मिलते हैं। यानी बहुत छोटा बालक जब छोटी कक्षाओं में किसी स्कूल में दाखिल कराया जाता है तो फिर आप उसके अंदर एक बहुत तेज परिवर्तन देखते हैं। यानी शुरुआती 8 से 10 दिन, फिर धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर,
इस दौरान आप देखेंगे कि एक आपका 4 से 5 साल का बच्चा, जब आप उसको LKG UKG या उसके पहले प्ले ग्रुप, इन सारी चीज़ों में आप उनको दाखिल करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे खेल के माध्यम से नए नए खेलों के बारे में उनको पता लगता है, फिर उसमें आनंद की अनुभूति का पता लगता है, फिर वो उसका आनंद लेने का प्रयास करते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए बच्चों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, मीन्स बच्चे आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे उनका आपस में व्यवहार रहता है। तो मेल चाइल्ड का मेल बच्चों के साथ मेल जोल, मिलना जुलना, उठना बैठना, कंफर्टेबल फील करना, फीमेल चाइल्ड का फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल फील करना, खेलना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आप महसूस करेंगे यदि आप ढंग से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब आप देखिए, फिर वो विद्यालय में जब आता है तो विद्यालय से किस प्रकार से प्रभावित होता है उसका विकास। देखिए, विद्यालय जो है एक ऐसी संस्था है जो बालक का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास का मतलब ये है कि शारीरिक विकास तो एक तरह से देखा जाए तो परिवार का दायित्व है। मीन्स उसका भोजन कैसा है, उसका पानी कैसा है, उसकी प्रोटीन और विटामिन की ज़रूरतें कैसी हैं, उसको कैसे पूरा करना है, ये सारी चीज़ें परिवार का दायित्व होती हैं नॉर्मली। कुछ मामलों में सरकार ने भी इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, जिसका उदाहरण मिड डे मील है, लेकिन अभी वो आपके डिस्कशन का मैटर नहीं है। यहाँ आपको ये समझना है कि विद्यालय बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, विद्यालय व्यक्तित्व के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जाना जाता है। वो किस तरीके से, जैसे बालक जब आप स्कूल में दाखिल करवाते हैं बालक का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद वो विद्यालय की व्यवस्था में धीरे धीरे घुलना शुरू होता है। मीन्स वहाँ पे वो कंफर्टेबल होना शुरू करता है। उसके बाद जो उसके अंदर की प्रतिभा है, उसका जो अपना तौर तरीका है, उसको वो बाहर लाना शुरू करता है, क्योंकि और सारे बच्चों के साथ वो खुलता है। अपनी जैसी उम्र के बालकों के साथ बालकों का व्यवहार जो है ज़्यादा खुला होता है तुलनात्मक रूप से परिवार के बड़े सदस्यों की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने साथ के बच्चों के साथ उसका व्यवहार परिवर्तित होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत सारी गलत चीज़ें भी बच्चे सीख के आते हैं, जैसे बोलने में ऐसे शब्दों का उपयोग जो समाज में असंसदीय माने गए हैं, अच्छा नहीं माने जाते, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, खाने का तरीका, किस तरीके से भोजन ग्रहण किया जाता है, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, है ना, या अपने से बड़ों को सम्मान देने का तरीका, ये सारी चीज़ें बालक जो है कहाँ सीखता है, वो विद्यालय में सीखता है। फिर उसके बाद आप देखिए, बालक के विकास के अंतर्गत जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर तरह का विकास आता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि बालक का जो मानसिक विकास है ना, या बौद्धिक विकास जिसको कहते हैं, अब आप उसको देखिए कि उसका पूरा दायित्व जो है वो विद्यालय पे होता है। यानी बालक को जो है पाठ्यक्रम के विषय में बताना, उसको समझाना, उसको सिखाना, उसकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों से उसको उठाना और उस स्तर पर ले आना जहाँ पे एक सामान्य बच्चा होता है। यानी बालक आपका जब विद्यालय में दाखिल होता है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके विद्यालय के माहौल में, वहाँ के पाठ्यक्रम के द्वारा, वहाँ के शिक्षकों के द्वारा, वहाँ पे जो एक अपनेपन की भावना होती है उसके द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा जो है विद्यालय बालक के विकास को प्रभावित करता है। जिस तरीके का अच्छे स्कूलों में आप देखेंगे बच्चों के अंदर जो है सकारात्मक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं। जैसे अभी आप देखते हैं कि कॉन्वेंट पैटर्न वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों होता जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़े कारण ये हैं कि देखिए, माता पिता की जो संतान होती है उसके बारे में सबसे ज़्यादा चिंतित अगर कोई होता तो माता पिता होते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसका बालक जो है समाज में किसी भी स्तर पे पिछड़े। हमेशा उनका ये टारगेट होता है कि बच्चा हमारा पूरे समाज में सबसे आगे रहे। उसके लिए उनको जो कुछ भी करना होता है, महंगी से महंगी शिक्षा, महंगी सुविधाएं और अच्छे स्कूलों में उनका दाखिला, और जैसे इंग्लिश मीडियम की आवश्यकता है तो उसमें ले जाना, तो ये सारी चीज़ें माता पिता अरेंज करते हैं। और फिर उसके बाद जो है इस तरह के संस्थानों में आप देखेंगे कि वो मैनर जो आप जो है बहुत लंबे समय में सीख पाते सामान्य शिक्षा व्यवस्था में, वो मैनर आपको कॉन्वेंट एजुकेशन में या स्टैंडर्ड एजुकेशन में आप बहुत कम समय में गेन कर लेते हैं। यानी
12 साल का बच्चा सामान्य व्यवस्था में जो चीज़ ग्रहण करेगा, जो चीज़ें सीखेगा, आप देखिए कि 6 से 7 साल, 8 साल, 9 साल के अंदर जो है वो बालक स्टैंडर्ड एजुकेशन में वो चीज़ें सीख जाता है। तो विद्यालय का जैसा माहौल होता है, विद्यालय की जैसी व्यवस्था होती है, विद्यालय का जैसे पठन पाठन का तरीका होता है, जैसा उसका पाठ्यक्रम होता है, जैसी उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं और जैसे उसके शिक्षक होते हैं, उस तरीके से बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष का निर्माण होता है। बालक का व्यक्तित्व तो केवल और केवल विद्यालय पे नहीं डिपेंड है, लेकिन उसके बौद्धिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष पे जो है सीधे सीधे विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। अब चौथे नंबर पे आप आइए, संचार माध्यम। अब देखिए आपके वातावरण में संचार माध्यमों का आज बहुत बड़ा महत्व हो गया है। संचार माध्यम इस तरीके से आपको प्रभावित करते हैं, जैसे देखिए पहले आप बालक जो है जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद जो है उसका संचार माध्यमों की तरफ रुझान बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि तकनीकी जो है वो आकर्षित करती है। दूसरी बात, नई नई चीज़ों को तेज गति से आपके सामने लाती है। तो यहाँ मुख्य मुद्दा क्या है? रुचि। यानी संचार के माध्यम जो है रुचिकर होते हैं। उसमें आपका कंप्यूटर, आपका फ़ोन, आपका टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें जो है आपके संचार माध्यमों में आती हैं। तो अब आप देखिए कि ये सारी चीज़ें बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि ये रुचिकर होती हैं। रुचिकर क्यों होती हैं? क्योंकि बालक हमेशा नयापन चाहता है, हर पल उसको नई चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो अपने पूरे पारिवारिक माहौल में ये उसको कहाँ मिलता है? ये उसको संचार माध्यमों के द्वारा मिलता है। तो संचार के माध्यम, और इसका एक दूसरा उदाहरण समझिए कि जैसे बालक जो है जैसे जैसे बड़ा होता है, अपनी आयु को क्रॉस करता जाता है, तो 8 से 9 साल तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत सारे ज्ञान को इन संचार माध्यमों के द्वारा ग्रहण करना शुरू करता है। जैसे उसको जब ये अंदाज़ा लग जाता है कि इन संचार माध्यमों के द्वारा जो है मैं दिल्ली में बनी हुई किसी इमारत को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उसके बारे में जानकारी ले सकता हूँ, भले ही उसको वहाँ जाने का मौका न मिले, तो वो किसको प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करेगा इन्हीं संचार के माध्यमों को, क्योंकि उसको जानकारी चाहिए। और बाल मन जो होता है वो जिज्ञासु होता है। यानी बालक का मन जो है वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नए नए उपाय करता है, और इन उपायों में सबसे सुलभ उपाय जो है वो संचार के माध्यम है। क्योंकि संचार क्रांति के द्वारा जो है जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे नॉर्मली फ़ोन ना हो, टेलीविज़न ना हो और अन्य संचार के माध्यम ना हो। तो ये सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं, और इन संचार माध्यमों का उपयोग भी बालकों के लिए जो है सामान्यतः खुला हुआ होता है। मीन्स उनको इससे रोका भी नहीं जाता, और जब वो इसको अपने हाथ में पाते हैं तो उसका उपयोग करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसको सीखते सीखते उस लेवल पे पहुंचते हैं कि अपने ज्ञान की जो प्यास है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसको इन्हीं संचार माध्यमों के द्वारा फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मनोरंजक जो हिस्सा है, यानी मनोरंजन करने वाला जो हिस्सा है, उसको जो है आप देखेंगे जो संचार के माध्यमों में ईजिली अवेलेबल है। बच्चे इन्हीं संचार माध्यमों का उपयोग करके अपना मनोरंजन करते हैं, क्योंकि बालक को और कोई टास्क उसके सामने बहुत बड़ा नहीं है, उसको मनोरंजन चाहिए ही होता है, तो उसके लिए वो संचार माध्यमों को उपयोग करता है। इससे लाभ है तो हानियाँ भी हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से लाभ ज़्यादा है। लाभ इस तरीके से ज़्यादा है कि संचार के माध्यम जो है बालक के व्यक्तित्व को बड़ा करते हैं, खोलते हैं, यानी उसके जो व्यक्तित्व का दायरा है, उसकी जो सीमित छवि है, उसको बड़ा करते हैं। तो आप देखिए कि बालक धीरे धीरे उन्हीं संचार माध्यमों के द्वारा जो है अच्छे से बोलना भी सीखता है, या उसका जो अपने साथ के लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट है उसको भी सीखता है, बुरी चीज़ें भी सीखता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से संचार के माध्यमों के द्वारा बालक अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो जैसे जैसे उसकी जिज्ञासा शांत होती है, उसका ज्ञान भी तो बढ़ता है।
उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र में तमाम परिवर्तन आते हैं जो सकारात्मक होते हैं, यानी उसके ज्ञान का दायरा बढ़ा, उसके ज्ञान के क्षेत्र में जो चीज़ें थी उसकी संख्या बढ़ी, उसकी गुणवत्ता बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें जो है संचार माध्यमों के द्वारा जो है बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, संचार के माध्यम जो है बालक के विकास को हर तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे कोई सुंदर सा घड़ा हो, आप देखिए नॉर्मली जो उसका नेचुरल कलर है वो मिट्टी जैसा ही होता है। उसके बाद आप देखिए उसको कलर करके और सुंदर बनाया जाता है, उसमें तमाम नक्काशी की जाती है। तो जो व्यक्तित्व का विकास होता है ये उसी तरह की नक्काशी की तरह है। यानी व्यक्तित्व का विकास होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सामाजिक व्यवहार, आपकी फ्लुएंसी, बोलने का तरीका, आप कितना मुक्त हृदय हैं, इसकी बात, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो कि संचार माध्यमों के द्वारा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आप अपने परिवार के सामान्यतः 8 से 10 सदस्यों के बीच अगर रह रहे हैं तो आपका उन्हीं के साथ इंटरेक्शन होता है, यानी आपकी बातचीत, आपका व्यवहार उन्हीं के साथ होता है। लेकिन जब आप संचार माध्यमों को देखते हैं तो ये आपका दायरा पूरे संसार के लिए खोल देते हैं, यानी आपका कोई दायरा नहीं रह जाता। तो आप इतने सारे लोगों से प्रभावित होना शुरू होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली होती हैं जो बच्चे डायरेक्टली उसी संचार माध्यम के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जो वातावरण का हिस्सा है उसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा: पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल समझा दिया। अब आप देखिए, ये जो इसके पहले का वीडियो था या उसका जो सेकंड हाफ है, बाद का हिस्सा है, वो इस वीडियो में है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मन में ये प्रश्न उठता है कि ये परीक्षा में किस तरीके से महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था कि परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको बेसिक बातों को समझना जरूरी है। अब परीक्षा का पैटर्न वन लाइनर नहीं रह गया जिसमें डायरेक्टली फैक्ट पूछे जाते थे। जब तक आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, आप परीक्षा के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे और पास होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अब आप बेसिक कंसेप्ट में जो बाल विकास और शिक्षण विधि आपका जो हिस्सा है 30 नंबर जिसमें पूछे जाने हैं, उसमें जो बाल विकास का जो पहला चैप्टर है उसमें जो भी चीज़ें थी वो आज आपकी कंप्लीट हो गई, जो कंसेप्ट है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं और इससे जुड़े जो प्रश्न हैं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, यानी यूपी टेट 2026 की परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न आने हैं या अभी तक आ चुके हैं, आपको अगले वीडियो में उसका सलूशन भी मिलेगा। साथ में तमाम ऐसी चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी जो डायरेक्टली आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। इसलिए आप इसको सही तरीके से पहले इस वीडियो को देखें, इत्मीनान से इसको समझें, उसके बाद आप अगले वीडियो को देख के उसको कोरिलेट करें। फिर जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो के बाद ये समाप्त होगा, फिर आपको इसके बाद की वीडियो में लर्निंग यानी अधिगम, जिसको आप सीखना कहते हैं, आपके जो सिलेबस में जो शब्द यूज़ किया गया है उसमें लिखा गया है सीखने की प्रक्रिया, तब आप उसमें एंट्री करेंगे और उसके बाद उसके बेसिक कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो चैप्टर समाप्त होगा, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं उसके विषय में आपको विस्तृत चर्चा के द्वारा समझाया जाएगा और उन प्रश्नों को इसमें कवर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।